नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दारिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी ओबीसी ने मुस्लिम समुदाय को लेकर मंच से बीजेपी पर साधे निशाने की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में जनता को किया संबोधित की बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में शिवराज सरकार पर बोले हमले की। साथ ही जानेंगे पटना जंक्शन से ट्रायल रन पर रवाना हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की जमीन से आसमान तक आफत बना चक्रवात बिपारजॉय की। बात करेंगे मनोज तिवारी ने साधा अरविंद केजरीवाल पर बड़े निशाने की। प्रियंका के दौरे पर अनुराग ठाकुर के वार की। साथ ही जानेंगे 23 जून को विपक्ष की महाबैठक की, मणिपुर में हिंसा के बाद की गई पुलिस की तैनाती की। और आखिर में बात करेंगे लव जिहाद पर बोली पंकजा मुंडे की। इसके साथ और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस समय शिकागो में हैं, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय की बात की और इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के पास 306 सांसद हैं, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। आज उनके पास एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और संसद में 14% सांसदों में से केवल 5% जीते हैं। आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के पास 306 MP जरूर है, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज उनके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज भारत की लोकसभा में 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ मेरे ख्याल से 4.5 या 5% के करीब मुस्लिम MPs जीत कर आते हैं। उन तमाम 22 या 23 मुस्लिम MPs में से सिर्फ 2 ऐसे MPs हैं जो उन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 12 या 15% हैं। एक तो गाजीपुर के अंसारी साहब, जिनको अब सजा दे दी गई, उनकी मेंबरशिप चले गई। एक तमिलनाडु से माबाकी जितने 20 MPs हैं बशमूल मेरे, वो उन पार्लिमानी हलकों से आते हैं जहां पर मुसलमानों की वोटर लिस्ट में तनासुब परसेंटेज 30% के अबाव है, 30% के अबाव है। तो इसमें कोई इन सेकुलर पार्टीज का, जिसको मैं नाम निहाद कहता हूं, उनका कोई बहुत बड़ा रोल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज हमारे मुल्क में मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुसलमान तो हकीकत है, मगर इनविजिबल कर दिया जा रहा है मुसलमानों को पॉलिटिक्स से। आज आप देखेंगे कि जितने भी सेकुलर पार्टीज हैं, बीजेपी तो खैर डिसाइड कर चुकी है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और देते भी नहीं है। दूसरे जो सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो मुसलमान का नाम लेने से डरते हैं। तो एक भारत की सियासत में मुसलमानों को इनविजिबल कर दिया जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का तनासुब अगर है तो भारत की जेलों में है, अंडर ट्रायल्स में है, कन्विक्शन में है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जो आखिरी डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आया, जो अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें यह बताया गया कि 24% अंडर ट्रायल्स हैं और जब कन्विक्टेड लोग हैं वो करीब 8-9% के करीब है। तो उससे एक दो बात मालूम होती कि एक तो पुलिस की ज्यादती और दूसरा है कि गैर जरूरी इनको फंसा के इस मुल्क में कभी भी अक्सरियती तबके की जमहूरियत नहीं होगी, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगी, बल्कि शिराकतदारी की जमहूरियत होगी, जिसको अंग्रेजी में आप और हम कहेंगे कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी। मगर जब पहला ही पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उससे लेकर अब तक, यानी 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में आप देखेंगे कि उस जमाने से लेकर अब तक अक्सरियती तबके की, यानी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ ही हम बढ़ रहे थे। और एक नई किताब आई है, एक ऑक्सफोर्ड के PhD स्कॉलर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया जो मजलिस के बुजुर्ग
1960 से कर रहे थे। बल्कि उसमें एक वाकई में एक इंटरेस्टिंग बात उसमें उन्होंने बताई, जो मैंने अपने मरहूम वालिद से भी सुना था, कि जब आइन बनाया जा रहा था, जिसको कानून साज असेंबली कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कभी भी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात करते तो सरदार पटेल मुस्लिम लीग के उन 2 मुसलमानों को इस्तेमाल करते और हमला करवाते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर, मौलाना हिफ्जुर रहमान पर, कि आप लोग मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते। और उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात भी कही गई थी कि अब आपको अपनी शनाख्त को, इन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बल्कि गोविंद वल्लभ पंत ने जब उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि या तो तुमको मिल के रहना पड़ेगा या फिर छोड़ के चले जाना पड़ेगा, यानी आपकी तहजीब तमद्दुन को। मगर आइन तो बन गया। आइन में तमाम वो बातें लिखी गई जो इसके बरक्स थी। आइन ने कहा कि मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा, मुल्क सबको एक तरीके से देखेगा। मगर जो सिलसिला शुरू हुआ, आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि आज बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी के पास 306 MP जरूर हैं, मगर उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। आज उनके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज भारत की लोकसभा में 14% मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और सिर्फ मेरे ख्याल से 4.5 या 5% के करीब मुस्लिम MPs जीत कर आते हैं। उन तमाम 22 या 23 मुस्लिम MPs में से सिर्फ 2 ऐसे MPs हैं जो उन लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां पर मुसलमान 12 या 15% हैं। एक तो गाजीपुर के अंसारी साहब, जिनको अब सजा दे दी गई, उनकी मेंबरशिप चले गई। एक तमिलनाडु से माबाकी जितने 20 MPs हैं बशमूल मेरे, 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। यानी जो मुसलमानों का तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहां पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हमें हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब एक मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु सॉरी एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है 1950 से इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है। ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा
100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है 1950 से लेकर अब तक, अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें, और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष व केसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में सुशासन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन शायरी के जरिए बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं। अस्क अस्क गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है
या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया और मेरे भाइयों 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी ने जो गालियों वाली लिस्ट निकाली थी बीजेपी के घोटालों की, उससे भी लंबी लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को भी नहीं छोड़ा है, जो निर्माण कर रहे हैं उसमें भी घोटाला किया। इन्होंने 225 महीनों में 220 घोटाले किए हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ये 18 सालों में सत्ता में है। जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है, वो सोचता है कि ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं के संबंध में एक घोषणा की। अभी घोषणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव है। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है।
इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और इन्होंने बनाई है, सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले तो अपनी बहनों का और अपने भाइयों का स्वागत करना चाहती हूँ, जो इतने समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कार धानी कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है, इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है, इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी
कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था राजनीति में भी होनी चाहिए। इस तरह की आस्था नेताओं के दिलों में पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति, देश प्रदेश के प्रति होनी चाहिए। और जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उनके दिलों में इस तरह की आस्था थी। सब कुछ न्यौछावर करके, कभी कभी कुछ लोगों ने अपना जीवन दान दिया, कुछ लोगों ने अपने जितने भी घर थे, सब जितना भी उनके का धन था, सब कुछ दान दिया और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े। तो वो तो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिलों में एक आस्था थी भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की राजनीति में वो आस्था क्यों नहीं है? ये कर्मकांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत के घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहाँ खड़े होकर, इस संस्कार धानी धरती पर खड़े होकर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहाँ आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, कि शिक्षा के कोई संस्थान नहीं खोले, महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मुझे ताज्जुब हुआ ये पढ़ के कि 3 सालों में इन्होंने मात्र 21 सरकारी नौकरी दी हैं। तो मैंने अपने ऑफिस को फोन किया, मैंने कहा ये गलत होगा, सही नहीं हो सकता ये आंकड़ा, इसको चेक करो, क्योंकि मैं मंच पे बोलूंगी तो गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए मुझे। मैंने 3 बार ये आंकड़ा चेक कराया और 3 बार ये जवाब आया कि ये सही आंकड़ा है कि 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दिलवाई हैं।
ये किसकी सरकार है और कैसे चल रही है। और आप अगर आज जागरूक नहीं होंगे और आप ये समझेंगे नहीं कि ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग। और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कहीं पे कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है, इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहां पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहां विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं, और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से। और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? इस समय करने की क्या जरूरत है? तो ये इनका व्यवहार दिखा रहा है हमें कि ये सब कर्मकांड है। इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, अपनी ही बातों पर यहां आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। बहुत देख लिया हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे। तो आज
आपके प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई है। मैं जानती हूँ, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, कितना संघर्ष करती हैं आप। मैं जानती हूँ कि सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, और मेरे भाइयों बुरा मत मानना, लेकिन मैं महिलाओं में कहूँगी कि महिलाएं थोड़ा आपसे ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि आप खेती में काम करते हैं या मजदूरी करते हैं तो घर आके आप आराम से, महिलाएं बाहर जाती हैं, काम करती हैं, मजदूरी करती हैं या कोई नौकरी करती हैं या ऑफिस में ही बेशक काम करती हैं, तो घर आके भी काम करती हैं। और जब तक घर का काम खत्म नहीं होता, जब तक सब सही सलामत नहीं होते, सबने खाना नहीं खाया होता, तब तक सोती नहीं है। इसीलिए मेरे दिल में एक खास जगह है अपनी बहनों के लिए। और मैं जानती हूँ कि महंगाई का बोझ सबसे ज़्यादा आप उठा रही हैं। गैस सिलेंडर को तो इतना महंगा कर लिया है कि खरीद नहीं पाते, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती हैं तो आधी चीज़ें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती हैं। और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं, लेकिन सबको है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, सब महंगा पड़ गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आपके प्रदेश में भयंकर बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में मात्र 21 सरकारी नौकरी दे रही है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भर्ती के इम्तिहानों के लिए, कुछ ना कुछ हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है पेपर, कोई गड़बड़ हो जाती है। जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे, सब बर्बाद हो जाते हैं। जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आई। एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है। फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5, 6, 7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा। तो रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, अरे मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था? तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा का एक नया संस्थान नहीं बनाया गया, सड़कें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।
लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है, मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश पे। लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? आप कब देखेंगे कि इन 3 सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? यहां पे जितने भी नौजवान हैं, हाथ उठा के मुझे बताओ कितनों को नौकरी मिली है। अगर उन 21 बच्चों में से एक है तो हाथ उठा लो भाई, उठाओ। नहीं मिली? नहीं मिली नौकरी किसी को? आप एक जना हाथ उठा के बता दें मुझे कि क्या आपका जीवन सुधरा है? 3 सालों में तरक्की हुई है आपकी? आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना? किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो, कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो एक नजरिए के साथ कराए, आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था उनके दिल में, उनके मन में एक नजरिया था कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। आज जो हम काम कर रहे हैं उसका 15-20 सालों में, 25 सालों में क्या असर पड़ेगा। तो जबलपुर एक ऐसी शहर है जो उस नजरिए को लेकर उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती थी, आज बंद होने के कगार पे हैं। सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आर्मी के लोग हैं, रेलवेज में काम करने वाले लोग हैं, प्रबुद्ध जीव हैं बहुत सारे जबलपुर में। और आज देखिए कि आपके जबलपुर का क्या हाल है।
सरकारी नौकरियां जो हैं उनका क्या हाल है। एक देखिए, सरकारी नौकरी इसलिए लोग लेते थे क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम जीवन भर हम नौकरी करेंगे, उसके बाद हमारी कोई सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, हमें पेंशन मिलेगा। आज ये स्थिति है कि पूरे देश भर में सरकारी कर्मचारी रो रहे हैं कि हमें पुराना पेंशन वापस दे दीजिए, हमें ये नया पेंशन नहीं चाहिए, और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पुराना पेंशन फिर से लागू हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, दो तरह की राजनीति है इस देश में। एक जो आप में आस्था रखती है, विश्वास रखती है पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं, और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया, और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही हैं। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो
किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए, उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी ये एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा नेताओं को, और उसमें हम सब शामिल हैं कि अगर हम आपका काम नहीं करें और चुनाव के समय आपके जज्बात उभारने की बात कर लें, या आपको किसी जैसे आप जज्बाती मामले पे आपको उकसा दें और फिर उसके बल पर आपके वोट लेके सत्ता में बैठ जाएं, लेकिन फिर आपकी बिजली हम ना दिलवाएं, आपका विकास हम ना करवाएं, आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, आपके बच्चों के लिए शिक्षा के मौके नहीं दिलवा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिलवा रहे हैं, और सिर्फ सत्ता के मजे ले रहे हैं, तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाह रही हूं कि 18 साल हो चुके, 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया। अगर किसी इंसान ने 18 साल में अपनी असलियत आपको नहीं दिखाई और आपको ये पता नहीं चला कि वो आपका काम नहीं करने वाले हैं, तो शायद कभी नहीं पता चलेगा। अब 18 सालों में आपने सब कुछ देख लिया, घोषणाएं देख ली, असलियत देख लिया, टीवी में विज्ञापन देख लिए, असलियत देख लिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लिए, बड़े बड़े इवेंट देख लिए और सच्चाई देख ली। तो अब आप तय करिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? करना है। अपने देश प्रदेश को विकसित बनाना है कि नहीं? अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं? बनाना है ना? तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए। 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से
मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूं कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर, नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने। हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान में आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हो गया है। सोमवार की सुबह वंदे भारत ट्रेन पटना जंक्शन से रांची के लिए ट्रायल रन पर रवाना हुई। ट्रायल रन के समय पटना जंक्शन पर लोगों की भीड़ दिखी। लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ सेल्फी लेते और वीडियो बनाते नजर आए। चक्रवाती तूफान बिपारजॉय के अति गंभीर रूप लेने के बाद मौसम विभाग ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। चक्रवात की वजह से अरब सागर में बाढ़ का खतरा है। जमीन से लेकर आसमान तक इसका असर देखने को मिल रहा है। गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में तबाही के आसार हैं। खराब मौसम के कारण मुंबई में कई उड़ानें भी प्रभावित हुई। मुख्य रनवे के अस्थायी रूप से बंद कर देने से मुंबई हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। चक्रवात बिपारजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान में बदल गया है। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की है। इसके 15 जून को पश्चिमी तट पर पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से साधा था PM मोदी पर बड़ा निशाना, जिसके बाद से कई BJP नेता केजरीवाल और आप पर हमलावर हैं। इसी में मनोज तिवारी ने केजरीवाल को लेकर बड़ी बात कही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो उन्होंने अब अपनी बहन को भेजा है। एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2018-17 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे? 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई,
लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। यही हिमाचल प्रदेश में आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेस ही आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। एड़ा देखनो करते हुए दूध पियाना शुरू कर देंगे। भाई और बहनों, ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, क्या करें भाई साहब, पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा। हमने नड्डा जी को सुनना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी की 9 सालों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधान सेवक के रूप में काम किया, सेवा के नए आयाम स्थापित किए। सुशासन क्या होता है ये गुड गवर्नेंस नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाई और गरीबों के कल्याण के लिए इतनी योजनाएं चलाई कि आज 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर 9 वर्षों में दुनिया कोई सरकार कर पाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पटना में 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। फोन पर हुई बातचीत के दौरान लालू खड़गे से बैठक में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लालू यादव को 76वें जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी और उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। दरअसल शनिवार को बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसी दौरान लालू यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की इच्छा जाहिर की। मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा के मामले देखने को मिले, जिसके बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई हिंसा दोबारा न भड़के। पुलिस छप्पे चप्पे की नजर रखे हुए है। वहीं हम आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नमस्कार साथियों, आज हम मणिपुर के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुकुल वासनिक जी 18 और 19 मई को मणिपुर गए थे। भक्त चरण दास जी तो मणिपुर के प्रभारी हैं, वो जाते रहते हैं। और पहले मैं मुकुल वासनिक जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। उसके बाद में भक्त चरण दास जी आपसे कुछ बातचीत करेंगे। अंत में मैं 2 या 3 सवाल उठाऊंगा प्रधानमंत्री से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मणिपुर की स्थिति अभी भी बहुत भयावह है। 3 मई को वहां पर एथनिक वायलेंस शुरू हुआ और अब 44 दिन होते हैं, फिर भी वहां पर कहीं पर भी शांति का वातावरण बनता हुआ नजर नहीं आता। 3 तारीख को मई के महीने में हिंसा शुरू हुई और उसके बाद 24 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष
मेघचंद्र सिंह, हमारे विधायक दल के नेता इबोबी सिंह, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, माननीय राज्यपाल से मिलते हैं और अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। ये ज्ञापन वहां पर 4 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर माननीय राज्यपाल को देते हैं। 9 और 10 मई को भक्तचरण दास एआईसीसी से मणिपुर के प्रभारी वहां पर पहुंचते हैं, सभी संबंधितों से बात करते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और कांग्रेस पार्टी से हर तरह की मदद, सहयोग सरकार को स्थिति सामान्य बनाने में देंगे, इस तरह का वहां पर वादा करते हैं और स्थिति सरकार जल्द से जल्द काबू पर लाए, इसका अनुरोध करते हैं। 17 मई को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष एक एआईसीसी के प्रतिनिधि मंडल की नियुक्ति करते, जिसमें मैं शामिल था, भक्तचरण दास, अजय कुमार और सुदीप रॉय बर्मन त्रिपुरा से। 17 तारीख को ये प्रतिनिधि मंडल की घोषणा होती है। 18 तारीख को ही सुबह हम इम्फाल पहुंचते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे ही हमें कह दिया जाता है कि जहां पर हिंसा हुई है, जहां पर रिलीफ कैंप्स शुरू है, वहां पर जाने की हमको इजाजत नहीं दी जाती। हम वहीं इम्फाल से किसी से जैसे हो वैसे संपर्क करते और स्थिति को समझने की कोशिश करके हम बाद में आकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। 30 मई को माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में ये एक ज्ञापन लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से मिलते हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। स्थिति कितनी गंभीर है इसे देखकर हमने राज्यपाल महोदया के समक्ष और राष्ट्रपति महोदया के समक्ष भी हमने हमारी चिंताएं वहां पर उनके समक्ष रखने की कोशिश करी। लगातार विभिन्न प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अपनी चिंताएं और हम अपनी मांगे इस संदर्भ में करते रहे हैं। अब स्थिति क्या है? अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 119 लोग 3 मई से लेकर तो अब तक के मारे गए, कुछ लापता है। करीब करीब 50,000 लोग 350 रिलीफ कैंप्स में वहां पर है। ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारा अनुमान तो करीब 1 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हुए हैं। कोई उत्तर पूर्वी राज्यों में, कोई बंगाल तक पहुंचे, कोई यहां दिल्ली तक आए हैं। वहां पर सरकारी अधिकारी अगर किसी एक समाज का इम्फाल में रहता है तो वो पहाड़ों में नहीं जा सकता और पहाड़ का कोई अधिकारी या कर्मचारी ये इम्फाल में नहीं आ सकता। इस तरह की स्थिति है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेशनल हाईवे 2 एक सिलचर से आता है, दूसरा दीमापुर से आता है, उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इंटरनेट बंद है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर हफ्ते उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई मंत्री किसी ना किसी काम के सिलसिले में वहां पर जाते थे, लेकिन जब यह घटना 3 मई को हुई उसके बाद कोई मंत्री वहां पर नहीं गया। जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहां जाते हैं, 25 दिन का समय वो लगाते हैं वहां पर पहुंचने में, और अभी करीब 44 दिन होते हैं हिंसा शुरू होने पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री क्यों चुप है? जबान उनकी मणिपुर के स्थिति को लेकर क्यों नहीं उनकी जबान से कोई बात सामने आती? ये एक बड़ी परेशानी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्र के सामने, ये सिर्फ मणिपुर के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और जितने जल्दी इसका कोई हल ढूंढकर हम निकालेंगे उतना बेहतर होगा। आप कल्पना कीजिए सरकार केंद्र की कितनी गंभीर है। 25 दिन तो लगते हैं होम मिनिस्टर को जाने के लिए
और 42 दिन लगते हैं पीस कमेटी बनाने के लिए। कितने लोगों की मौत हो जिसको लेकर सरकार पीस कमेटी बनाए, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता था। रिलीफ कैंप्स में एसेंशियल कमोडिटीज उपलब्ध नहीं है। वहां पर लोगों को अनाज, दाल, चावल, सब्जी नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। जहां पर भी मिलती है उसकी कीमतें आसमान छूने लग गई है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। हम फिर एक बार सरकार से कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ ये स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार को हर तरह की सहयोग देने की पक्षधर है। हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन सरकार को जागना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि वो गंभीरता हमें सरकार में नहीं दिखती। शुक्रिया मुकुल जी। भक्त चरण दास। आपके सामने आदरणीय मुकुल जी ने विस्तार से बात को रखा। हमने केवल निरंतर प्रयास नहीं कर रहा है। जिस दिन से घटना घटी 3 तारीख से हम लोग क्रियाशील हैं। रोज मैं खुद बात करता था वहां पे हिल में और वैली में दोनों तरफ से हमारे लोगों से, और उसका जायजा हम लिया करते थे। और तुरंत 9 को हम गए और जो आके आप लोगों के सामने हमने विस्तार से स्थिति को बताया था। और वो स्थिति आज प्रमाणित हुआ है कि किस तरह का हिंसा हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से नियंत्रण के बाहर है। हम रचनात्मक प्रयास किए। आप लोगों को कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मीडिया डिपार्टमेंट से बताया गया है। वहां गवर्नर से मिलने मैं भी खुद शामिल हुआ था, हमारे मुकुल वासनिक जी के टीम में, और हमारे लोग इससे पहले भी मिले थे। महामहिम राष्ट्रपति जी से मिले। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पे जाएं, कुछ बोलें। केवल हम मांग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ रचनात्मक काम भी कर रहे हैं। दोनों हिल और वैली में, दोनों जगह के, हिल के और वैली के इंसान के जीवन हमारे लिए मतलब रखता है। उनसे हम जुड़े हैं। हर जाति और वर्ण के लोगों से, 2 कम्युनिटी के बीच में फाइट है। हम सबसे जुड़े हैं और लगातार हम निरंतर सबसे बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने रिलीफ का भी कुछ व्यवस्था एआईसीसी की तरफ से हिल में और वैली में करने का प्रयास किए हैं। लेकिन इतना भारी संख्या में अनाज का शॉर्टेज वहां हो चुका है और नेशनल हाईवे बंद होने के कारण, लोग सड़क पर रहने के कारण वहां लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। इसलिए भी लोग इधर उधर बहुत पलायन कर रहे हैं। कमाई के चक्कर में, जॉब के चक्कर में कुछ मिल नहीं रहा है। उनके पास आर्थिक संबल टूट चुके हैं। लोग, दोनों तरफ के लोगों का आर्थिक संबल टूट चुका है, हिल के और वैली। और दोनों अपना रोजी रोटी और बाल बच्चों को बचाना और पालने के चक्कर में पलायन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। आपके सामने बात रखा गया है। शांति की पहल दिखता नहीं है। कि सरकार होम मिनिस्टर जाने के बाद और यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो दिखा रहे हैं कि हम शांति की बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पा रहा है शांति की बहाल? पीस क्यों नहीं स्टोर नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? क्या सरकारी तंत्र इतना कमजोर है जो सरकार जनता के बीच जाके दोनों तरफ से बात करके एक डेमोक्रेटिक पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा था कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए। सरकार की ओर से डेमोक्रेटिक पहल नहीं है और प्रशासनिक पहल भी बहुत कमजोरी है, क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन ही इन्वॉल्व है। प्रशासन अगर वहां सजाग होता तो ऐसा घटना नहीं घटती।
वहां स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार उस पर मोहर लगा रहे हैं। ये विडंबना की स्थिति है। अगर सरकार कुछ नहीं कर सकता है तो क्यों नहीं लोकतंत्र को सम्मान और आदर करके लोकसभा के और राज्यसभा के एक सभी पार्टी के एक टीम भेजा जाए। क्या एक लोकतंत्र में बहुत अच्छा पहल होता है? ऑल पार्टी का एक डेलीगेशन भेजा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक पहल किया जाए वहां पर। मैं सम्मान और आदर के साथ कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया है जब हम लोग मिले, और उसका असर वहां पे थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं तो कौन जाएगा? कौन है? सत्ता किसके हाथ में है? तो हम निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति भी मानवता का हृदय को लेकर वहां पर पहुंच जाए तो हो सकता है शांति बहाल हो जाए। यह सच है कि सरकार कटघरे में है, जनता के दिमाग में दोनों तरफ। हिल की जनता को भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं और वैली की जनता भी सरकार को गुनहगार समझ रहे हैं। ऐसे स्थिति में महामहिम जी की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में संसद की भूमिका होती है, ऐसे स्थिति में ऑल पार्टी की भूमिका होती है, और यही ऑल पार्टी की भूमिका को करने की प्रयास करना चाहिए। चुप रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए ताकि शांति बनाए रखा जाए। मुझे केवल इतना ही कहना था, और आप लोगों के माध्यम से हम पुनः मणिपुर की जनता से, हिल और वैली दोनों की तरफ की जनता से अपील करते हैं कि आपकी बच्चों की भविष्य, आपकी महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए आप आपस में शांति बहाल करने का प्रयास करें, ये हम अपील करते हैं। थैंक यू। हम इस बात से वाकिफ है कि वहां पर नेशनल हाईवे ब्लॉक करने की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज पहुंचाना रिलीफ कैंप्स में बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहीं पर आपके सामने अपनी बात रखते हुए मुझे वो वाकया याद आया कि जब सुनामी आया था तब उन दिनों में अंडमान निकोबार में जब सारा समंदर का पानी आने की वजह से पीने के पानी की मुश्किल हुई, तब तत्कालीन केंद्र सरकार ने पीने की पानी की व्यवस्था कर्नाटक से हवाई जहाज से करके वहां पर निकोबार आइलैंड में लोगों को राहत देने की कोशिश करी थी। तो ये एक इस तरह की स्थिति है कि वहां पर जब लोगों के सामने इतनी बड़ी पहाड़ जैसी मुसीबत है तो उसी तरह के प्रयास करना भी आवश्यक होगा। कल्पना कीजिए और एक बात, आज मणिपुर में करीब 5 लाख एम्यूनिशन पीसेस, जिसमें ग्रेनेड्स और मोटार्स भी इंक्लूडेड है, वो लूट लिए गए और करीब 3,500 वेपन्स। अब उसमें से जो वापस हासिल किए गए वो बहुत कम है। सरकार कोशिश तो कर रही है फिर उसको किसी ना किसी तरह से वापस लिया जाए, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगर लोगों के बीच में है, लूट लिए, पुलिस स्टेशन से लूट लिए, रोका नहीं उन्हें, तो वहां स्थिति कितनी गंभीर होगी इसकी कल्पना करना होगा। शुक्रिया मुकुल जी, शुक्रिया भक्तचरण दास जी। हमारी प्रधानमंत्री जी से, सरकार से 2 ही मांगे हैं। आपने सुना है पिछले 30-35 दिनों में मणिपुर में जो कुछ हुआ है, आपको जानकारी है। हमारी अब 2 ही मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 100 मन की बात हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 100 मन की बात कही है।
पर एक बार मणिपुर की बात भी बोलते हैं। ये वक्त आ गया है मणिपुर पर प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने के लिए, और प्रधानमंत्री की ओर से सद्भावना का संदेशा जाए मणिपुर के अलग अलग समुदायों को कि सरकार की ओर से हर प्रयास किया जा रहा है अमन और शांति और सद्भावना वापस लाने में। दूसरी मांग यह है, गृहमंत्री तो गए हैं, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी की एक समिति गई है, पर यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मसला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय पीड़ा है, राष्ट्रीय दर्द है। और मणिपुर की जनता को इसे अवगत कराने के लिए एक ही रास्ता है, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल। तो हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जल्द से जल्द एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाए। मणिपुर की जनता को भी तसल्ली होगी कि उनकी दर्द और पीड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और जो सद्भावना वापस लौटाने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसका एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। So we have two demands of the Prime Minister. One, that after 100 Mann Ki Baats, he at least does one Manipur Ki Baat to assure the people of Manipur that the government of India will do everything to bring peace, normalcy, harmony back in Manipur's diverse society. And second, that an all-party delegation be sent to Manipur. A Congress delegation has already gone, Home Minister is gone, but there is no substitute for an all-party delegation. As a gesture, as a signal to the people of Manipur that we share their pain, we share their anguish. The nation is with them at this moment of crisis, at this moment of distress, and we hope, जैसा कि अभी अभी मुकुल जी ने कहा है, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। मणिपुर में जो हो रहा है उसकी एक पृष्ठभूमि है, उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, पर जो करना है, जो कदम उठाने हैं, उस पर हमने बात की है। एक तो प्रधानमंत्री तो सही, उन्होंने सही किया, बालासोर गए, पर मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये सवाल मणिपुर के लोग ही उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बालासोर जा सकते हैं पर मणिपुर नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा, जिसका जिक्र मैंने किया है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजना चाहिए। और मैं समझता हूं ये छोटे छोटे कदम हैं, वक्त लगेगा, पर हमें अभी कदम लेने की जरूरत है, और इसमें जो हमें सहयोग देना है हम तैयार हैं। शुक्रिया। No, it's not. See, visits don't solve crisis. Sometimes visits create crisis. Visits don't. It's a signal. It's a process. It's a democratic process. It's a process. The Congress party sent a delegation. Home Minister has gone. All party, in similar situations, all party delegations have gone. I don't have to remind you. All party delegations have gone. As I speak to you today, Prime Minister is reviewing cyclone situation in Gujarat. If he can review cyclone situation in Gujarat, certainly he can spare a little time to visit Manipur. It's a signal. लोगों को तसल्ली होती है कि प्रधानमंत्री जी हमारी दर्द और पीड़ा को समझते हैं. Our own colleagues in Manipur belonging to different communities are asking if Prime Minister can go to Balasore, and which he did. He should, right step.
Why can't he find time to come and spend a day in Manipur? You want to say something? The question was right that outsourcing to Hemant Biswa. It has been done during election period and is still continuing. And the people of Manipur think that are not responding to him because of his behavior, past behavior, the way he has behaved, and use different method to win the election. People are angry with him. So he cannot bring out any solution. He is a party to the conflict which has arisen. That is, if you go better in detail, there are people saying many things about him in Manipur, his involvement. And he's one of the primary, or you can say prima facie, you can find in him. So greater in detail inquiry should be done. It has not been done so far. If all party delegation will go, then they can openly say everything. Thank you. It is not honest approach. Initially, I had advocated for democratic approach, which is lacking in his visit and his initiatives. It is lacking. That is why, in his presence, the day before he visited, killing and arsoning rampant. In his presence also, it was going on like anything in entire Manipur area. And after he came back also, there are serious violence. Serious violence. I have got names of the villagers. 1, 2, 3, 4, 8, innumerable names. So why? Means your approach is not democratic. Your initiatives are not fruitful. You have failed. So in this juncture, the Prime Minister, who is at the head of the country, should visit and do the needful. Believe in the people. BJP should have believed in the people, not to believe in the violence method. At any cost you try to solve, that is not the approach. You must have a democratic approach. They are not adopting. They have never adopted anywhere in any issues. They believe in violence approach. Two approach I have said, violence approach and democratic approach. They have resorted to violence approach, not democratic approach. That is why it is not going to be solved. I think the less said about the Chief Minister of Manipur, the better it will be. Because somewhere it was reported some time back that the Chief Minister said that it is a war between terrorists and security forces. The Chief of Army Staff also visited Manipur. He was there for 2 days and he made a statement saying that there was no violence of extremist nature from terrorists in Manipur for quite some time. And what is happening in Manipur, according to him, was ethnic violence and not what the Chief Minister had mentioned. The question about visiting Prime Minister and all that, I think that the situation in Manipur is very agonizing. If in this type of situation, if the Prime Minister doesn't find time to go and wipe their tears, then when should he be going? This is the worst period Manipur is going through. This is the time when they want the Prime Minister amongst them to listen to their vows, their agony. The dead bodies, several of them are still there in the mortuary, in the hospital, not given to the families. Final rites have not been performed because you give the dead bodies and again that flares up the situation. This
maybe the argument of the administration, but this is the situation. 3rd May violence started and dead bodies are still, many of them are in the hospital. So imagine, and therefore we expect that the Prime Minister should go, Prime Minister should speak, Prime Minister should appeal, but ultimately he knows what he has to do. Let us see what he does. Not on a different matter. मणिपुर पर आपने कितने सवाल पूछे? कितने सवाल पूछे आपने? 3। पहला क्या था? नहीं, not me. वो वक्ता से नहीं, मैंने बात जरूर किया था, लेकिन क्वेश्चन यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक है। अगर प्रेसिडेंट रूल भी होगा तो उसमें केंद्र सरकार का आज जो काम होम मिनिस्टर कर रहे हैं उनको करना पड़ेगा। वहाँ का सिचुएशन अभी तक जो चल रहा है उसमें यह है कि डिस्ट्रस्ट है, विश्वसनीय वातावरण खत्म हो चुका है। देयर इज नो फेथ इन द चीफ मिनिस्टर, पीपल डज नॉट हैव फेथ, नो फेथ इन द होम मिनिस्टर, और केंद्र सरकार के ऊपर फेथ भी, विश्वास भी टूट रहा है। केंद्र सरकार की तटस्थता से, प्राइम मिनिस्टर की चुप्पी रहने से लोगों का विश्वास टूट रहा है। ऐसे स्थिति में या तो प्रधानमंत्री तुरंत जाके उसको संभालने के प्रयास करें, या प्रेसिडेंट रोल से पहले महामहिम जी से ये निवेदन हो सकता है। मैं भी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर और नॉट एम्पावर से सवाल हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति वहां जाके खड़े हो सकता है लोग उनको विश्वास कर लें, उनकी बात सुन लें और पीस रिस्टोर हो जाए। इसीलिए मैंने अपील किया, क्योंकि शी इज ऑल्सो ट्राइबल एंड ए वुमेन। उसका फायदा वहां पर शांति बहाल करने में अगर आ सकता है तो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को प्रयास करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है वहां पर फिर से शांति बने, सामान्य स्थिति बने, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी लोग जी सके। उसके लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता होगी। माननीय गृह मंत्री वहां पर जाने के बाद उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पिछले दिनों की घटनाएं और अभी घंटे 2 घंटे पहले की भी जानकारी ये है कि हिंसा अभी भी चल रही है। तो जो सबसे प्रमुख मांग है कि वहां पर शांति बने, वहां पर सामान्य स्थिति बने, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सके, वो ये मूलभूत बात है, यही हम कह रहे हैं। हाजी या मणिपुर पर पूछो यार। चलो, दैट इज ऑल आई। मणिपुर पर आप कुछ सवाल है? मणिपुर पर कुछ सवाल है तो पूछिए। जरूर कहेंगे, कहा भी है, जरूर कहेंगे, कहा भी है। मणिपुर अरे यार, 2-3 सवाल पूछो यार। कौन प्रतिनिधि होगा,
ऐसे सवाल संकेत देता है कि आपके पास और कोई सवाल नहीं है। चलिए। लव जिहाद की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी नेता पंकजा मुंडे ने साफ कर दिया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एजेंडा नहीं है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़े सवाल पर कहा कि प्यार तो प्यार होता है। वह रविवार को मध्य प्रदेश पहुंची थी। खास बात यह है कि मुंडे का बयान ऐसे समय पर सामने आया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ समय पहले ही दावा किया था कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।